हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे। तो वापस से एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। और भाई आज से हम लोग काफ़ी बढ़िया सीरीज़ एक स्टार्ट करने वाले हैं। वो सीरीज़ जो होने वाला है वो हम भारत के भूगोल के ऊपर में बात करेंगे। और इस वीडियो में ना उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो रिवीजन है ना आपका, बहुत बढ़िया तरीके से मैं करवा दूंगा। और ये ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना जो थोड़ा सा टेक्निकल माना जाता है। और ये टेक्निकल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर एक उन एग्ज़ाम के लिए जो बिहार या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी या फिर आप बिहार पुलिस भी हो रहा है, बिहार दरोगा, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। इनफैक्ट मैं याद कराऊंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। आप चाहते हो इसका नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज मैं जितना पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो ये मेरा चैनल है, आप एक बार जा करके चेक कर सकते हो। दीपक झा करके आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये ज़रा आप देख लो, ठीक है। बहुत सारी पीडीएफ मैंने इसमें अपलोड किया, बहुत सारे पीडीएफ। तो वो सारी चीज़ें आप जा करके फ़ायदा उठा सकते हो। घटना चक्र, टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर्स, एवरीथिंग आप इस पर फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को अब। तो चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन बात करेंगे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो ऑलमोस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट है एक बार आप कम से कम ज्योग्राफी जो है ना पढ़ लिए हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर जब मैं रिवीजन करवाऊँगा ना तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ना ऊपर से समझा दूंगा, ऊपर से समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई आप ये चीज़ें समझ लो, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी चीज़ें पढ़े हो। लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो और हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं। कहता है कि हिमालय की गोद में स्थित भारत एवं गंगा के पवित्र जल से संचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है, ठीक है। भारत भारत इंडिया, आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान नाम से प्रसिद्ध भूमि विश्व के भूमंडल के 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से पूर्वी और 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा समझा दूंगा। आगे हम पहले पढ़ते हैं। कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पति, जीवन की दशाएं पाई जाती है। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान वैश्विक समाज में कुशल संबंध बनाए रखे, मतलब कहने का मतलब है प्राचीन समय से वैश्विक समाज में कुशल मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना टॉपिक पे। ये है भारत का नामकरण की बात करते हैं तो भारत के बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि आप सबको पता है। जम्बूद्वीप दक्षिण भाग के होने के कारण कहा जाता है, ठीक है। भारत दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था। इंडिया का नाम यूनानियों ने दिया था। भारत ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भारत के नाम पर, ठीक है। हिंदुस्तान फारसी और अरबी लोगों ने दिया था। मतलब ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जामों में पूछ देते हैं, तो इसलिए मैं छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये समझा दिया। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। कहता है कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दिया। अब आपसे जो जितने अब नीचे टॉपिक हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत बढ़िया से याद करने का प्रयास करना, ठीक है। तो कहता है कि भारत हिंदुस्तान की जो संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दिया था, तो ईरानियों ने दिया था, ठीक है। भारत की जो को हिंदुस्तान जो है ना, ये मतलब पहले भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं हुआ करता था एक टाइम पे, जैसा कि आपको पता है ऋग्वैदिक काल में भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरानियों ने दिया था। फिर कहता है कि बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था। तो आप रामायण की जो एक गीत है भारत खंडे जम्बू द्वीपे करके लव कुश जब गाते रहते हैं राम भगवान के दरबार में, तो आपने जम्बू द्वीप का नाम सुना होगा।
तो वही जम्बूद्वीप की बात कर रहा है कि बौद्ध काल में किस नाम से लोकप्रिय था भारत, तो जम्बूद्वीप के नाम से। ये बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये बिहार पुलिस या अन्य छोटे छोटे एग्जामों में पूछा करते हैं, तो ये चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा बता दिया। चलो आगे हम बात करते हैं। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने किया था? वास्को डी गामा ने किया था 1498 में, ठीक है। ये चीज़ आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। बट एक बात आप जान लो, भारत जो हमारा ये पूरा अपना देश है, ये पहले से एग्जिस्ट करता था। बहुत सारे जो नए नए स्टूडेंट हैं उनको क्या लगता है कि भारत इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था भाई। जो हम भारत की खोज पढ़ते हैं, देखो भारत की जो खोज है ना, यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमने समुद्री मार्ग का खोज किया था। मतलब ये भारत है, ठीक है, ये भारत देश है, यहाँ पे यूरोपीय रहते थे, वो अपना व्यापार करते रहते। तो यहाँ पे जो अरब के कंट्री थे ना, वो और कुछ कुछ और देश थे ना, वो उस समय के जो तत्कालिक परिस्थिति थी वो थोड़े से उनके खिलाफ हो गए थे, यूरोपियों के खिलाफ हो गए थे। तो उन्होंने सोचा व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना समुद्री मार्ग की खोज करके भारत आए और अपना व्यापार किए। फिर अब हम इतिहास में पढ़ेंगे कैसे क्या शासन, क्या बोलते हैं, शासन किया, या फिर भारत के सत्ता पे अपना आधिपत्य अपना जमा लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, कहते हैं सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? अब देखो ग्रीक यानी यूनानी जो थे ना, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। अब हाल ही के पिछले कुछ सालों में जब लोकसभा के चुनाव हो रहा था, उस समय अपने भाषा का विवाद, भाषा मतलब इंडिया और भारत नाम के विवाद को ज़्यादा देखा होगा। तो इंडिया जो शब्द है, हम कहते हैं कि ब्रिटिश ने हमको दिया है, बट ब्रिटिश से भी पहले ग्रीक और यूनानियों ने हमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं, तुम लोग जो हो भाई, तुम इंडियन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बात करते हैं इसके आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। देखो ये ऊपर की सारी चीज़ें पढ़ा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो अब है, अब वो सारी चीज़ें भूगोल के दृष्टिकोण से मैं पढ़ाऊंगा। भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको ये कैसे याद रखना है, 328726 ठीक है, ऐसे आपको याद रखने हैं। मतलब भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद कैसे रखना है, 3287263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब ऐसे आप याद रखोगे ना कि 32 लाख से, तो आपको ऐसे याद रखने हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अमूमन बहुत सारे छोटे छोटे एग्जामों में पूछा करते हैं, और ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कह लो। भारत का भूगोल विश्व के कितना प्रतिशत है? तो 2.4% आपको याद रख लेना है, ठीक है। मतलब इसके बारे में कुछ भी, ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, और ये जो है ना, आप एग्जाम बीपीएससी, खास करके बीपीएससी एज अ बीपीएससी एस्पिरेंट में बात कर रहा हूँ, बीपीएससी से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, मतलब ये रामबाण आपके लिए साबित होगा भाई, मैं गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ मैं इस चीज़ की, ठीक है। चलो बात करते हैं, ये तो 2.4% भारत के क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत है? 2.4%। अब हम बात करते हैं भारत की भू आकृति किस प्रकार है। अब ज़रा एक बार आप भारत के मैप को देखो, आप अगर एक बार इसको देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपको चतुर्कोण की तरह आपको फील हो रहा है? ज़रा एक बार ध्यान से फिर से देखो, आप ज़रा एक बार देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हम यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी। तो अगर हम इस सारी चीज़ों को बाउंड्री करेंगे तो ये चतुर्कोण आपको नहीं लग रहा ना। तो भारत की जो भू आकृति है चतुर्कोणीय है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब भारत का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, आप ज़रा देखो, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ठीक है, कितना है, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार। तो उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है हमारा क्या है, 3214 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, मतलब ये जो है 3214 किलोमीटर, ये 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3234 किलोमीटर, भारत का उत्तर से दक्षिण का कितना विस्तार है? तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर, आपको किलोमीटर में याद रखना है। अब बात करते हैं द्वीप सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। अब तट रेखा किसे कहते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी ये जो रेखा है ना, ये तट रेखा हो गया। और ये क्या कहता है? द्वीप सहित। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप मान लो यहाँ पे कोई है, तो ये सारी द्वीप को भी आपने लिया, और ये जो है ना, ये तट रेखा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। आई होप कि इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा बात करते हैं।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। मान लो ये जो हमारा अपना देश भारत है, तो एक साइड से एक साइड से समुद्र का मतलब समुद्र है या नहीं, पानी पानी भरा हुआ है, तो उसको वो तटवर्ती इलाका हो गया, और जहाँ तट नहीं है वो स्थलीय इलाका हो गया, और वो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? तो भारत जो है 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई पहला स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान जो है वो रूस है। ठीक है, रूस है। उसके बाद क्या है? कनाडा है। अब कनाडा किस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, जरा एक बार, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। मान लो हमारे पास ये जो भारत है अपना देश, मैं अच्छे से थोड़ा बनाने का प्रयास करूँ, ये जो हमारा भारत देश है, सॉरी पैमाने पे तो नहीं है रहा, थोड़ा पेंसिल से, ये देख लो, मान लो ये भारत हमारा मैप है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब प्रथम हो गया रूस और दूसरा कनाडा हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना। भाई थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है, मैं जहाँ पे रहता हूँ पटना में थोड़ा सा इशू है यहाँ पे नॉइज़ का, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करें। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब देखो 2023 की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट आई थी, उसमें हम भारत विश्व का प्रथम स्थान पे आ गए, लेकिन भारत सरकार की कोई ऐसी जनगणना नहीं आई है जिस हिसाब से भारत सरकार ने ऑथेंटिक रूप से इसको मान लिया हो। तो अभी भी आपको दूसरा स्थान मान लेना है, और इस पर मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड के जितने भी जनसंख्या को गिनते हैं उसके हिसाब से अगर हम प्रथम स्थान है तो प्रथम स्थान हो सकते हैं, बट हमारी भारत की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन अगर आएगा कि हम हो गए तभी हम मानेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना ऑनलाइन, मुझे उतना एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता कि अभी हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले इसके बारे में पढ़ा था मैं न्यू करंट अफेयर्स में, तो उतना मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कहता है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। आपको क्वेश्चन बना सकता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो भाई 17.5% है। ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। भारतवर्ष में गाँवों की संख्या कितनी है? 6.40 लाख से अधिक। ये आपको बिहार पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रख लो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब जा कर के आओ भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो, तो हम बात कर रहे थे भारत का अक्षांशीय विस्तार के ऊपर में। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 सेकेंड से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार में आपको याद रखना है, आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं 8 डिग्री 4 सेकेंड से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। आप देखो क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे अंक दे देंगे, बट आपको ये याद रखना है कि अगर हम अक्षांशीय विस्तार बात कर रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68.7 डिग्री से 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब एक बार ना हम संपूर्ण भारत की बात करें, क्योंकि ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, लेकिन संपूर्ण भारत की अगर हम अक्षांशीय विस्तार करें तो सब कुछ सेम रहेगा, बस 6.4 डिग्री आपको से 37 डिग्री 6 सेकेंड आपको उत्तरी अक्षांश याद रख लेना है। ठीक है, संपूर्ण भारत अगर आपको पूछे क्वेश्चन में, अगर संपूर्ण भारत लिखा रहे तो आप 6.4 डिग्री आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं मानक समय रेखा। भारत में कितने डिग्री में पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का समय मानक रेखा माना जाता है? अब ज़रा एक बार आप बात करोगे तो ये ग्लोब है मान लो। ठीक है, और यहाँ से सूर्य की प्रकाश यहाँ पर आता है। अब सूर्य के प्रकाश अगर यहाँ पे आ रहा है, अब हम थोड़ा मैं पेंसिल का यूज़ कर लेता हूँ। मान लो ये आपका ब्रह्मांड हुआ या फिर पूरा गोलार्ध हुआ हमारा। अब ये मान लो सूर्य हुआ, यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश आएगा तो एक कभी और आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो कभी क्या होगा, इस क्षेत्र में ज़्यादा धूप चली जाएगी या फिर प्रकाश जाएगा, कभी इस क्षेत्र में जाएगा कभी इस क्षेत्र में जाएगा, तो कार्य पद्धति में और सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत आने लगी। और ख़ास करके जब हम टाइम का निर्धारण करेंगे तो एक जगह, पूरी दुनिया में एक जगह कभी रात हो रही है कभी दिन हो रही है, तो हम पूरे देश दुनिया में एक ही टाइम नहीं मान सकते थे। तो भारत का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया, या फिर हम जो वहाँ जो स्टैंडर्ड टाइम है भारत का, वो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया। ठीक है, क्योंकि इसलिए माना गया कि
अब पूरी दुनिया का टाइम रेखा एक ही नहीं हो सकता है, ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना होगा। ये चीज़ें आगे हम चलो बात करते हैं। आगे क्या कहता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती। कहीं कहीं आपको मिर्ज़ापुर भी दिया रहेगा, ठीक है, मिर्ज़ापुर, तो वो मिर्ज़ापुर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, बट प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है। आप जरा एक बार देख लो, 82.5 डिग्री की जो ये रेखा है, ये जो रेखा जा रही है, ये वाला रेखा जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, यही 82.5 डिग्री की रेखा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे थोड़ा मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको, जरा एक बार देखो। उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से होकर ये गुजरा ना, ये वाला रेखा, ये इसी को भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपने समझ गया, आगे बात करते हैं। कहता है भारत समय ग्रीन विच के माध्यम से 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे हैं? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेना, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब आपको इसके बाद इसका कैलकुलेशन का भी मेथड आता है थोड़ा। एक डिग्री को 4 माना जाता है, फिर आप ऐसे कैलकुलेशन करके बनाते हो, तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं उतना बात नहीं करूँगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा इसमें याद करने के प्रोसीजर से मैं थोड़ा आपको बता दिया, बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी एक याद रख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो डेट रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय डेट रेखा है ना, वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्या, अब आगे कहता है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? मतलब सिंपल, ये थोड़ा वर्ड थोड़ा क्लिष्ट है ये वाला, अबे हाँ, ये वाला वर्ड थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन सिंपल आप समझो कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, स्टैंडर्ड कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का से यू, मध्य प्रदेश से एम, छत्तीसगढ़ का आप CH दे सकते हो, उड़ीसा ओ ए, ठीक है। ऐसे आपको याद रख लेने हैं। इसका मैं ट्रिक अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं अभी इसका भी ट्रिक मैं बनाया था, तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है इसका ट्रिक, नहीं तो मैं वो ट्रिक बता देता तो आपको याद रह जाता। बट फिर भी आपको याद रख लेना है कि 5 से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। BPSC का शायद इसी बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस राज्य से होकर गुजरती है भारत समय मानक रेखा, शायद सेकेंड पेपर जब हुआ तो उसमें पूछा था, एग्जैक्ट हमें अभी ध्यान नहीं है, तो उत्तर प्रदेश आंसर था, ठीक है उसका। अब आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। देखो, ये मान लो ये जो पूरा ग्लोब है, ऊपर से ये विषुवत रेखा हो गया, इस इधर से कर्क रेखा जाता है, इधर से मकर रेखा जाता है। तो जब हम ये पूरा इसको पढ़ेंगे ना, तब हम कर्क रेखा मकर रेखा की बात करेंगे। अभी हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से केवल हम अभी थोड़ा कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। विषुवत रेखा उत्तर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के उत्तर स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये यहाँ से इक्वेटर है, यहाँ से जो 23.5 डिग्री का रेखा गया है उसको कर्क रेखा कहते हैं। यहीं नीचे से जो गया है उसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। जरा हम कर्क रेखा की बात करें तो आप जरा कर्क रेखा को देखो, ये जो आपको जा रहा है ना, ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप देख रहा होगा त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी चीज़ें 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है। मतलब ये जो रेखा एक तरीका से वो कर्क रेखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 23.5 डिग्री से ये भारत से क्रॉस करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देशों से होकर गुजरती है? आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य को एक दूसरे से आपस में काटती है?
ये छत्तीसगढ़ में काटती है। 69th बीपीएससी का ये क्वेश्चन था कि भारत मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस क्षेत्र से मतलब गुजरती है, आपस में काटती, इस तरह का था। और ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं था, बुंदेलखंड दिया था, बघेलखंड दिया था, और एक दो पहाड़ या पठार का नाम दिया था। तो उसमें बघेलखंड इसका आंसर था, ठीक है। इसलिए आंसर था क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास ही, छत्तीसगढ़ में ही वो बघेलखंड पाया जाता है, ठीक है। तो आपको एक फैक्ट के दृष्टिकोण से मैंने आपको याद करवा दिया। 69th का बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी सब में खास करके। तो कहता है कर्क रेखा किन दो राज्यों से होकर गुजरती राजस्थान में। तो डूरंडपुर और बांसवाड़ा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रख लेना है। फिर से मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा राजस्थान के किन दो राज्यों जिलों से होकर गुजरती है, डूरंड या बांसवाड़ा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लेना। कोलकाता 22.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पर है। आई आइजोल 23.36 डिग्री 36 सेकेंड पे। अगरतला 23 डिग्री 50, उज्जैन 23 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट रहता तो मैं ज़्यादा टाइम दे के बताता। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की उतना आवश्यकता नहीं है, जो फालतू का आवश्यकता नहीं है मैं उसमें टाइम नहीं दूंगा और लेक्चर को बड़ा नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और हाँ यार, ये अगर लेक्चर हमारा पसंद आ रहा हो, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अभी मैं लाइब्रेरी से आया हूँ, अभी रात के मैं दिखा दूँ समय अगर आपको देख, तो लगभग में 9 से ज़्यादा 9:30 के आसपास में हो रहा है, ठीक है। 9:39 हो रहे हैं और अभी मैं आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मेन मोटो ये है ना कि बहुत सारे लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इस लेक्चर को डिज़ाइन किया हूँ, बनाया हूँ और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आप बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जरा आप मैप में देखो, अब मैं आपको मैप पहले, आप ऊपर पहले एक बार फैक्ट पढ़ लो, मैं आपको मैप भी उसके बाद दिखा दूंगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आपको याद रख लेना है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है, केप कमोरिन यानी या कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अब जैसे मैंने बताया था ना कि वहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे हमने आपको बताया था 8 डिग्री 4 सेकेंड, जैसे मैंने बताया था ना। और पूरी मुख्य अगर संपूर्ण भारत की अगर बात हो तो 6.4 पढ़ाया था। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जरा आप देखो, तो कह रहा है मुख्य भूमि की, और हमने संपूर्ण भारत की पढ़ाया था तो वो भी एक तरीके से मुख्य भूमि ही हुआ, ठीक है। तो कहता है केप कमोरिन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, केप कमोरिन, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम बदल गया है अभी फिलहाल, तो इंदिरा पॉइंट का अभी से पहले क्या नाम था, तो पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अभी से पहले क्या नाम था, पिगमेलियन पॉइंट नाम था, ठीक है। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट को कहाँ स्थित है, बड़ा निकोबार का, यानी अंडमान निकोबार है ना, उसी को के एक भाग को बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, इस तरह से डिवाइड कर दिया है। तो भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है, बड़ा निकोबार कहा जाता है, ठीक है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पढ़ते हो ना, तो हमें एग्ज़ाम देते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। और इंपॉर्टेंस के दृष्टिकोण से ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल यानी लद्दाख, ठीक है। इंदिरा कौल लद्दाख में है स्थित, इसलिए। भारत का पूर्व बिंदु कौन सा है, किबुथी किबिथु, सॉरी मतलब मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया यहाँ पे, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता या गुहार माता, गुजरात। अब देखो ये जो चीज़ है ना, जब जो मैंने इतना पढ़ाया है, ये अभी भी मुझे याद नहीं रहते, सच बताऊँ मैं तो अभी भी मुझे याद नहीं रहते, मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ इसमें। अब कन्फ्यूज होने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे फैक्ट है, एक ही टाइप के बहुत सारे फैक्ट है। तो अब कन्फ्यूज होना जायज़ है। इसको क्या करना है, याद करने के लिए हर सुबह उठ के बार बार देखो, याद हो जाएगा। याद नहीं भी होगा ना भाई, तो ऑप्शन जब आपके पास आएगा ना, तो आप उसको मैच कर लोगे या क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा मैप दिखाते हैं आपको।
बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार दीपक भाई तो मैप के साथ नहीं पढ़ा रहा, तो देखो यार मैप भी जहाँ पे मुझे लग रहा है हेल्प लेने की ज़रूरत है मैं ले रहा हूँ। और देखो प्रोफेशनली मैं कोई ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ, मैं बीकॉम किया हूँ, तो बीकॉम समझ रहे हो मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है, और मैं 10th में बस पढ़ा था ज्योग्राफी, और अब भी मैं कंपटीशन में जब से आया तो ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। और टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे भारी सब्जेक्ट अभी लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा आता था, बट ये सब्जेक्ट सब थोड़ा याद करने में मुझे दिक्कत आती है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं उत्तरी इंदिरा कॉल यानी सियाचिन लद्दाख के पास है, ये यहाँ पर है, ये चीज़ें आप देख लो। पूर्वी किबिथु की बात जो हम कह रहे थे अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पे स्थित है। पश्चिमी गुहार मोती ये गुजरात हम बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पे स्थित है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु यहाँ पे करते। और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार जो हमने पढ़ा था, इसको छोटा निकोबार कह दिया होगा, इसको बड़ा निकोबार कह दिया होगा, तो यही चीज़ है। आप एक बार इसको फिर से याद बैक करके देख लेना, 1 से 2 बार आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। पड़ोसी देश, मैं अब वीडियो लगभग में ऑलमोस्ट 26 मिनट के आसपास में हुए हैं, मैं आधा घंटा का ये लेक्चर रखूँगा और उसके बाद वीडियो को क्या कर दूँ एंड कर दूँगा, क्योंकि आप बहुत कम चीज़ें पढ़ो बट सटीक पढ़ो पढ़ो और उसको अच्छे से पढ़ो। तो चलो अभी हम एक टॉपिक और कवर करते हैं, भारत के पड़ोसी देश हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो कहता है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। अब ज़रा एक बार देखो मैप को देखो, अब जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो जब भी मैं पहले ज्योग्राफी खुद पढ़ता था तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि मैप मुझे समझ में नहीं आता था और मैं याद भी नहीं कर पाता था। तो वो सारी चीज़ें मैं ज़रा आपको एक बार समझाऊँ कि भारत में जो 7 राज्यों से अगर कनेक्ट होती है, तो ज़रा एक बार आप देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ना, ये भारत का मैप है। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब एक बार देखो, पहले तो हम चीन के साथ कर रहे हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें से हम अपना जो है साझा करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम आपको बता दें। देश की देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मतलब देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। प्राकृतिक कैसे हुआ? प्राकृतिक मतलब क्या हुआ, हमारा समुद्री इलाका है, समुद्री इलाका है ना, तो थोड़ा समझ, ये समुद्री इलाका जो हुआ, तो समुद्री इलाका क्या हमने हाथ से बनाया है? ये मान लो कि यहाँ जो हमने पाकिस्तान को, ये जो पगला पाकिस्तान है, इसका जो ये यहाँ पे जो ये रेखा बनाया गया है, ये तो इंसानों ने बनाया है ना। वहाँ का जो पगला मिनिस्टर था उसने तो ये जिद करके पाकिस्तान का विभाजन किया ना, तो पाकिस्तान का तो ये रेखा है। लेकिन अब मान लो इधर देखो, इधर आ जाओ, ये जो वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे कि ये भारत ने इसका सीमाकरण किया? नहीं ना, ये प्राकृतिक है एक तरीके से। अब इस चीज़ को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की अगर सीमा की बात करें तो कहाँ कौन कौन से लगता है, तो भारत की स्थानीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित है। ये बौका मालदीव जो है कितना झंझट करता रहता था, पड़ोसियों में बैठा है, मोदी जी ने उनको बुला दिया था, क्या बोलते वो हुआ था ना गणतंत्र दिवस, उसमें इसको बुलाए थे, और ये गेस्ट के रूप में भी ये था, चीफ गेस्ट तो वहाँ के थे ना, इंडोनेशिया के थे, यावांडू क्या नाम था याद नहीं है, इंडोनेशिया के थे इतना याद है। और इतना कलिष्ट नाम होता है ना, इतना हार्ड याद रखने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है भाई। करेंट अफेयर्स तो मेरा ना बहुत बढ़िया, मतलब कह लो कि बेकार है, बेकार। खैर छोड़ो, उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत लाते हैं। आगे हम जब बात करेंगे ना भारत की, जब हम थोड़ी सी आंतरिक संरचना और भारत कैसे कैसे बना, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड सब बात करेंगे, तो भारतीय उपमहाद्वीप की ये सारी चीज़ें आप अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व अंडमान निकोबार, वो सारी चीज़ें आते हैं। अब इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा, बोलेगा कि ये कौन कौन से देश भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान दे देगा, कुछ और ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो आप फंस सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रख लेना है। ये आपने मैप थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या याद रख लो। पाकिस्तान, पगला पाकिस्तान के साथ
3323 किलोमीटर। भाई आप समझ रहे हो मैं पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आप भी नहीं करते। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो या हमारे आप फ्रेंड सर्कल के कोई भी स्टूडेंट हो, तो भाई थोड़ा सा आपको समझना होगा। चलो खैर छोड़ो, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से के साथ साझा करती है? तो भाई बांग्लादेश के साथ करती है। 4096.7 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ हम साझा करते हैं सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश कहाँ पे है? ये रहा अपना, थोड़ा मैं इसको पहले हटा दूँ। तो ज़रा आप एक बार इधर आप मैप को ज़रा आप देखोगे तो ये अपना क्या है, ये अपना जो है बांग्लादेश है। ठीक है, और यहीं पर ये जो आपको ये वाला क्षेत्र एक तरीके से दिख रहा है ना, ये बंगाल की सीमा यहाँ पे साझा कर रही है। ठीक है, तो बंगाल की जो सीमा साझा करिए तो कितना है, तो आप देख लो 4096.7 किलोमीटर साझा करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ज़रा इसको भी आप मैप में देखो, ये लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ अफगानिस्तान खैर बड़ा देश है, लेकिन हम ये वाले क्षेत्र में करते हैं और मात्र 106 किलोमीटर हम साझा करते हैं। ये उतना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा है। वो कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? चलो इसको भी ज़रा मैप में देखते हैं। तो इसका आंसर त्रिपुरा है। हम चलो त्रिपुरा को निकालते हैं पहले, थोड़ा सा इसको मैं हटाऊं और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ये देखो त्रिपुरा, तो हम ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। मैं सॉरी, बांग्लादेश का सीमा यहाँ पे मैं बताया था, बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था तब, कोई नहीं, थोड़ा सा हो जाता है भाई बताने के क्रम में। ठीक है, तो चलो आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ मैप का खेल। मैं ओ भाई साहब, चलो ये देखो, ये है बांग्लादेश। ठीक है, और ये है अपना त्रिपुरा। तो और जूम करके दिखाऊँ, ये है अपना त्रिपुरा। अब देखो 1 2 3, ये तीनों साइड से त्रिपुरा से साझा करता है बांग्लादेश। ज़रा आप मैप को ध्यान से देखना, देखो ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मैप तो पढ़ना पड़ेगा भाई। मैप आसान होता है जब आपको समझ में आएगा, जब नहीं आएगा तो भारी लगेगा, सीधा बात मेरे जैसे। उसके बाद ये बात क्लियर होगी आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल चीज़ें, बट थोड़ा सा मैप का अगर आपको कमांड होगा तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को जरा हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखो, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ठीक है, और कहता है कि क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से ले करती है? तो म्यांमार आपका ये कंट्री एक तरीके से इधर आसपास है, तो यहाँ पे जो है ना, ये आप देख लो, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इससे साझा होता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को स्पर्श करती है ये सारी चीज़ें। भारत के किस पड़ोसी देश में लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। भाई मैं कितना दिन बाद ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा इसको पेन का यूज़ करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो ये जो है भूटान है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण क्या है? अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित क्या गया कि मतलब किसी के द्वारा आप पे, जैसे कर कर क्या अध्यारोपित है, भारत सरकार ने आप पे रोप दिया है, मतलब थोप दिया है आप कह लो, या फिर आपको दे दिया कि भाई आपको टैक्स पे करना हो। उसी तरह से भारत और पाकिस्तान की मध्य की सीमा अध्यारोपित है। वो ब्रिटिश काल में आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको पहले भी पता होगा, अभी भी पता होगा। तो चलो अभी हमने सीमावर्ती देश को पढ़ लिया है। अगला जो लेक्चर है, आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और इसकी कुछ कुछ लंबाई है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, और उसके साथ साथ हमें आप कमेंट कर सकते हो ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो दीपक झा सर्च करोगे आप, आ जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कर लो। आप अगर इंस्टा पे हमारे साथ बात करना चाहते हैं @Mr. दीपक झा, आपको 20 करके आप डालोगे, @Mr. दीपक झा 20 करके आप डालोगे, आपको मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार लिख दूँ, @Mr. दीपक झा 20। ठीक है, आप डालोगे, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ मुझे
मैसेज कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी हमसे बात कर सकते हो और कोई डाउट है तो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग की तैयारी मस्त से करिए, मैं भी लगा हुआ अब जी जान से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना है और जम के पढ़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई। एक नौकरी तो बनती है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि हम अपने मम्मी पापा को या किसी को भी आप एक बहुत अच्छा गिफ्ट दो, तो आप गिफ्ट में नौकरी दे सकते हो, ठीक है। और हम भी देंगे, आप भी दोगे, और यही जज्बा रहा तो हम आप सबके साथ साथ पूरे बिहार को लोगों को नौकरी देंगे, अगर हमारा ये जो नया इनिशिएटिव प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है ये अगर सफल रहा तो, ठीक है। सो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।